हेलो बच्चों लोग, मैं आदित्यानंद आपका वेलकम करता हूं वर्क पावर एनर्जी के एक और बेहतरीन से सेशन में। बेटा तो मेट जीएक्स आदित्यानंद फिजिक्स चैनल के ऊपर आपको नीट जेईई एंड फाउंडेशन में कंटेंट आना शुरू हो गया है। आप लोग एंजॉय भी कर रहे हैं और बढ़िया काम भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं और अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। लेकिन आज लेक्चर नंबर 8 है और आज अपन क्या करने वाले हैं सर? आज मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं और वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ने वाले। वर्टिकल सर्कुलर मोशन एक बेस्ट मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल का एग्जांपल होता है। जैसे ये देखो, ऐसे होता है और ऐसे मिनिमम वेलोसिटी कितना दोगे बॉटम में? जल्दी बताओ। याद है? याद है? याद है? देखो यहाँ पे अगर मैं वेलोसिटी दूं ना, इसको मैंने सेट किया है, थोड़ा सा फिजिक्स यहाँ पे मैंने अपने तरफ से लगाया है, टेंशन मत लो। और ये ऐसे दो तो पता है क्या होता है, जब तक ये स्ट्रिंग स्ट्रेट यहां हॉरिजॉन्टल नहीं होता ना, तब तक ये जो स्ट्रिंग है ना वो कभी भी स्लैग नहीं होगा। देखो कभी स्लैग नहीं होगा, कभी स्लैग नहीं होगा। ये बढ़ा रहा हूं मैं हाथ से, लेकिन देखना तुम, फिजिक्स यही है, कभी स्लैग नहीं होगा। देखो जब तक हॉरिजॉन्टल नहीं होता, और हॉरिजॉन्टल से ऊपर जैसे ही मैं वेलोसिटी दूंगा ना, पता है क्या होगा? ये रस्सी स्लैग होगा। इसका फिजिक्स देखो, देखो रस्सी स्लैग हो गया ना, रस्सी स्लैग होता है। तो ये सारा चीज पढ़ेंगे, मजा आएगा तुम्हें आज जबरदस्त। उसके बाद तुम्हें कुछ चीजें और बताएंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि पोटेंशियल एनर्जी का एक्चुअल मीनिंग क्या है, जहां पे लास्ट क्लास में रोका था। तो मजेदार सा चीज, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल, तुम्हें फील आने वाला है। तो अपन सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। देखो जनरली क्या होता है, जब मैं कभी भी पोटेंशियल एनर्जी पूछता हूं, जैसे तुमसे पूछा चलो पोटेंशियल एनर्जी से तुम्हें क्या समझ में आता है, तो बच्चा ना हमेशा सबसे पहला लाइन तुम लोग क्या बोलते हो, जरा तुम लोग लिख लो कॉपी में। क्या तुमने mgh बोला था ना? 99% स्टूडेंट पोटेंशियल एनर्जी को mgh बोल देता है। पहला गलत चीज तुम्हारे दिमाग में है, और अधूरा है, गलत नहीं बोलूंगा, अधूरा है तुम्हारे पास। वो माइनस mgh भी हो सकता है जहां पे तुम प्लस बोलते हो। पहला बात, वो तुम एक चीज का एनर्जी बताते हो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ ग्रेविटेशनल नहीं हो सकता है। पोटेंशियल एनर्जी उन सारे चीजों के चलते हो सकता है जो कंजर्वेटिव फोर्स से जनरेट हो रहा होगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो पोजीशन में या फिर बॉडी के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करने से बन रहा होगा। ये क्या बोला सर? यस, पोटेंशियल एनर्जी दो चार्ज सिस्टम में भी होता है। अगर मैं इसके चार्ज सिस्टम में मान लो यहाँ पे Q1 ले लूं, यहाँ पे Q2 ले लूं, और दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है इसको मैं चेंज करूं, कम करूं, ज्यादा करूं, कुछ भी करूं, ये चार्ज सिस्टम है, चेंज हो रहा है, तो इसको क्या बोलोगे तुम लोग? ये भी एक तरीके का क्या कर रहा है, जल्दी बताओ? पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस लाया। बोलो मजा आया क्या तुम्हें? मस्त वाला मजा आया क्या? हाँ सर एकदम आया। ठीक बात समझते जा रहे हो तुम लोग? पोटेंशियल एनर्जी में चेंज, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज से हमारा कंसर्न क्या है? हमारा कंसर्न है कि कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होने से एक एनर्जी में चेंजेस आता है, जो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो ये चार्ज के बीच में उनके पोजीशन चेंज करने से भी डेवलप होता है। जैसे सपोज करो कोई बॉल था, मेरे पास एक नया बॉल लाया हूं आज मैं, चलो ये देखो, यहां से बॉल को उठा के मैं ऐसे स्लोली लेके गया, यहां पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया, इसके अंदर भी एनर्जी आया। इसके अंदर जो एनर्जी आया वो था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया? जो ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करने से डेवलप होता है। लेकिन अगर मेरे पास एक स्प्रिंग था, लेकिन स्प्रिंग मिला नहीं है, अभी तरह से इधर उधर कर दिया है। सपोज करो एक बॉल है, उसको मैंने स्प्रिंग्स को खींचा और छोड़ा, तो वो स्प्रिंग के अंदर कुछ पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो गया। तो ये पोटेंशियल एनर्जी जब तुम्हारे दिमाग में आए, तुम ये समझ लेना सर सिर्फ mgh की बात नहीं कर रहे होंगे, सर इस दुनिया में सारे कंजर्वेटिव फोर्स जो सिस्टम पे एक्ट कर रहा होगा, उसके चलते, उसके वर्क के चलते जो एनर्जी स्टोर हुआ होगा, उसकी बात कर रहे होंगे। और ये कब होता है? जब कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जो अभी सबसे पहले कोट कर रहा था तुम्हारे को, कि जैसे सपोज कर लो ये एक सिस्टम है और ये अभी इस लेवल से है, तो इस रेफरेंस लेवल से, ध्यान सुनना क्या क्या वर्ड यूज करते जा रहा हूं, इसका मैं पोजीशन ऊपर भी ले जा सकता हूं, और हो सकता है रेफरेंस लेवल से इसका पोजीशन मैं नीचे भी लेके जा सकता हूं। मान लो ये रेफरेंस लेवल है, ऊपर जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगा। जैसे सपोज करो कोई एक मेरे पास एक रॉड है, सपोज करो ये विकेट है तो उसका, लेकिन मैंने बोला रॉड है, मान लो ये पहले ऐसे था हॉरिजॉन्टल पे,
ठीक, इसको मैं उठा के ऐसा कर दिया, तो क्या हुआ देखो, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क हुआ है। ये पॉइंट फिक्स है, यहां पे इतना फ्रिक्शन नहीं है, यहीं से इतना फोर्स नहीं लग रहा है, ये तो मैं टॉर्क लगा के कराए जा रहा हूं। लेकिन सुनना मेरा बात, अगर मैं इसको ऐसे था हॉरिजॉन्टल पे और इसको उठा के ऐसे कर दिया, मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क किया। ग्रेविटेशनल एक कंजर्वेटिव फोर्स था, उसके अगेंस्ट वर्क हुआ, तो एनर्जी स्टोर्ड हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। मैंने कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल अबाउट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम। सबसे इंपॉर्टेंट बात समझना तुम मेरा, पोटेंशियल एनर्जी का मीनिंग हमेशा किससे है? कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम से है। कॉन्फ़िगरेशन, किसी भी तरीके से अगर मैं बॉडी का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करता हूं, इफ कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक एनर्जी चेंज होगा कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, जो चेंज करेगा। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। ये सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव के लिए डिफाइंड होता है, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के लिए। कंजर्वेटिव फोर्स भी लिख सकते हो, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड भी लिख देता है कहीं कहीं बुक में, तो इसीलिए मैंने ये लिख दिया, कंजर्वेटिव फोर्स और कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड दोनों लिख सकते हो। तो वो सारे सिस्टम जहां पे कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहा होगा, अगर उसके अगेंस्ट वर्क हुआ है, तो एक एनर्जी स्टोर्ड कराएगा सिस्टम पे कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। और वो इसीलिए क्योंकि उसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हुआ। फॉर एग्जांपल लो, अभी तुरंत अनदर एग्जांपल लो, 2-4। जैसे ये बॉल है ये मान लो, ये इसका एक रेफरेंस लेवल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन अब मैं बोलता जा रहा हूं, दिस इज कॉल्ड रेफरेंस लेवल। रेफरेंस लेवल, अब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन सब बोलूंगा अभी। रेफरेंस लेवल से बॉडी अगर ऊपर या नीचे जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा। देखो, रेफरेंस लेवल से बॉडी जो है वो ऊपर या नीचे जा रहा है तो बॉडी चेंज होगा। रेफरेंस लेवल से बॉडी ऊपर या नीचे जा रहा है तो ये चेंज होगा। बात आ रहा है समझ में? देख रहे हो, तुम सीखने की कोशिश कर रहे हो। रेफरेंस लेवल मैंने चेंज किया। पहला सिचुएशन ये था, फर्स्ट पोजीशन ये था, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। मैंने रेफरेंस लेवल से इसका हाइट देता हुआ चला गया, तो ये क्या हुआ? पोजीशन चेंज हुआ, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आएगा। सिमिलर फैशन में ये नीचे भी जा सकता है। टेक अनदर एग्जांपल, सपोज करो यहीं पे एक स्प्रिंग लगा दिया इसी रेफरेंस लेवल पे, और एक बॉडी रख दिया, यहाँ पे ब्लॉक रख दिया मान लो। इसको मैंने एक एक्सटर्नल एजेंट से सपोज करो फोर्स लगा रहा हूं, तो ये एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स है, लेकिन इसके ऊपर एक स्प्रिंग का भी फोर्स एक्ट करेगा। ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्टेंस आ जाएगा। तो यहां पे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी आएगा, यहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगा। और सपोज करो हमारे पास दो चार्ज है, सपोज करो ये Q1 है और ये Q2 है, दो चार्ज है सपोज करो, और इनके बीच का कुछ डिस्टेंस है, सपोज कर लो R। अब ये इस सिचुएशन कैसे बना होगा? इसको बनाने में, इस सिस्टम को बनाने में कोई एक्सटर्नल एजेंट वर्क किया होगा। तो शुरुआत में ये चार्जेस वगैरह इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ रहता है, हमेशा मानते हैं। सुनो ध्यान से क्या क्या बोलते जा रहा हूं। कहां पे मानते हैं हम? चार्जेस एट इन्फिनिटी पे है। यहां पे एक Q1 चार्जेस है, एक Q2 चार्ज है। हमें ये सिस्टम बनाना है हमारे जैसे एक्सटर्नल एजेंट को, तो हम एक चार्ज को लाते हैं। फिर इस चार्ज को लाने के बाद क्या होता है? ये चार्ज अपने आसपास के रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देता है, और इस फील्ड के अगेंस्ट में मुझे क्या करना पड़ता है? कुछ वर्क करना पड़ता है। जैसे इसका फील्ड हमें, इस दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरे चार्ज को जैसे ही मैं लाऊंगा ये धक्का देगा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन के चलते, क्योंकि दोनों पॉजिटिव फोर्स है। अब वो जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, और उसके अगेंस्ट मैं इस चार्ज पार्टिकल को अगर लाऊंगा तो मेरे जैसे एक्सटर्नल एजेंट को इस चार्ज पार्टिकल को लाने में क्या करना पड़ रहा है? एक वर्क करना पड़ रहा है, और वही वर्क इस सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज लाके उसके पोटेंशियल एनर्जी में चेंज ले आता है। अब तुम्हारे दिमाग में मैं इस चीज को सेट करने में, आई होप मैंने सफलता प्राप्त की होगी, ऐसा मेरा विश्वास है कि वर्क डन जो होता है एक्सटर्नल एजेंट का, वर्क डन जो होता है किसी एक्सटर्नल एजेंट का हर एक सिचुएशन में, देखो ध्यान से,
यहां पे वर्क डन है एक्सटर्नल एजेंट का इस चार्ज को लाने में, इस फील्ड के अगेंस्ट। देखो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क हुआ, यहां पे एक्सटर्नल एजेंट का वर्क है इस मास को, जिसका कि mg नीचे लग रहा है, इस mg के ऊपर ले जाने में। जैसे कि मैंने एग्जांपल भी दिया था अभी तुरंत, ये मास है, इसका कुछ ना कुछ मास है, ये रेफरेंस लेवल है, यहां पे बॉडी है ये वाला। अब ये बॉडी को मैं ऊपर ले जा रहा हूं तो मेरा हाथ कोई फोर्स लगाया है इसके ऊपर, कितना लगाया होगा, mg के बराबर का फोर्स लगाया होगा, तभी ये स्लोली जा रहा है। कोई वेलोसिटी में मैं चेंज नहीं ला रहा हूं, मैं थोड़ा सा जल्दी से खींच के दिखा दिया, बट ये स्लोली गया है, ये जो है ये स्लोली आया है, ये जो मैं खींच रहा हूं स्लोली हुआ है। स्लोली होगा तभी एक्सटर्नल एजेंट का वर्क स्टोर्ड होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, अदरवाइज कुछ काइनेटिक एनर्जी में भी आ जाएगा एनर्जी। समझते जा रहे हो? तो ये एक्चुअल में क्या हुआ होगा, यहां से ऐसे ऐसे गया होगा, तुम्हें पता तक नहीं चल रहा होगा कि इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है। ये तो मैं बोल भी रहा हूं और थोड़ा सा मोमेंटम आ जा रहा है, लेकिन तुम इसको अगर बहुत देर तक देखोगे मेरे हाथों को तो तुम्हें लग रहा होगा कि यस ये डिस्टेंस ऊपर में कवर कर रहा है, देख रहे हो। लेकिन दिस इज कॉल्ड स्लोली, पहले तो जमीन से सटा हुआ था लेकिन देखो 1 को क्रॉस कर गया, देख रहे हो। ये है विदाउट चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। शुरुआत मैंने 1 को ढकते हुए किया था, देखे थे तुम, ऐसा शुरुआत किया था और लेकिन बाद में ऐसा पहुंच गया था, देखे थे तुम, एंड सो ऑन, इसको यहां से यहां तक ले गया। तो ऑलवेज देयर इज एन एक्सटर्नल फोर्स, जो कि मैं था, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगा के यहां तक लाया, लेकिन ग्रेविटी भी एक्ट कर रही थी एट द सेम इंस्टेंट। मैं एक एक्सटर्नल एजेंट हूं यहां पे, जो इधर की तरफ फोर्स लगाया, स्प्रिंग का फोर्स जो है, फोर्स ऑफ स्प्रिंग, वो kx डायरेक्शन दिखा दिया, इसलिए -k नहीं लिखा, -kx नहीं लिखा। इसके अगेंस्ट एनर्जी स्टोर करवाया, यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक के अगेंस्ट एनर्जी स्टोर करवाया। तो इन सारे सिचुएशंस में हम क्या समझे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल अबाउट कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक एक कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड था, यहां पे स्प्रिंग फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड था, यहां पे ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है। जब भी किसी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के अगेंस्ट वर्क होता है एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, देखो mg नीचे खींच रहा है, मैं इसके अगेंस्ट वर्क कर रहा हूं ऊपर की तरफ। यहां पे स्प्रिंग इधर खींच रहा है, मैं इसके अगेंस्ट वर्क कर रहा हूं इधर की तरफ। यहां पे ये चार्ज का इलेक्ट्रिक फोर्स इधर था, इसके ये बोल रहा है भाग जाए यहां से, पॉजिटिव और पॉजिटिव में रिपल्सन करूंगा मैं, लेकिन मैं इसके अगेंस्ट वर्क कर करके यहां तक लाया। तो जब भी एक एक्सटर्नल एजेंट का वर्क किसी कंजर्वेटिव फील्ड के, mg के, स्प्रिंग के, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अगेंस्ट होगा, स्लोली होगा, स्लोली का मतलब विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा, तो वो जो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क होता है, दैट वर्क विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड फॉर द आइसोलेटेड बॉडी। एक बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है, इट इज डिफाइंड फॉर अ सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा एक सिस्टम का होता है। सिस्टम मतलब मिनिमम 2 ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, जैसे यहां पे 2 चार्ज पार्टिकल है, आ रहा है समझ में? हाँ सर, यहां पे अर्थ और ये वाला बॉडी के बीच में हाइट चेंज हो रहा है, यहां पे स्प्रिंग फोर्स और ये ब्लॉक का पोजीशन चेंज हो रहा है। यहां पे ऑलवेज 2 चीज इन्वॉल्व है, याद रखना। एक आइसोलेटेड बॉडी है, सिर्फ एक मास पड़ा हुआ है, मैं पूछूंगा बताओ एनर्जी क्या है इसका पोटेंशियल, तो तुम बोलोगे सर कौन सा एनर्जी पूछ रहे हो, ग्रेविटेशनल एनर्जी पूछ रहे हो, या फिर समटाइम्स ये बॉडी का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके चलते भी पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होता है। यानी कि हमारे पास 2 बॉल है, सपोज करो, एक बॉल का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है, ये छोटा सा बॉल है, इसका एनर्जी अलग लेवल पे होगा, बताऊंगा अभी मैं। ये बॉल है, इसका एनर्जी अलग लेवल पे होगा। क्यों सर ऐसा? क्योंकि दोनों बॉल को बनाने में, इस सिस्टम को बनाने में मास किसी रेफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट में इसको सेट किया गया होगा, तो एक्सटर्नल एजेंट वहां पे ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क किया होगा। तो इसीलिए कॉन्फ़िगरेशन बॉडी का जब जब चेंज होगा तो बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी आएगा। वो ग्रेविटी के अगेंस्ट होता है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगा, वो स्प्रिंग के चलते होगा तो स्प्रिंग का
पोटेंशियल एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। और अगर वो चार्ज स्टैटिक चार्ज, रुके हुए चार्ज के चलते होगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का नाम लेगा। लेकिन इन सब का ओवरऑल नाम पोटेंशियल एनर्जी हम बोल देते हैं, बट ये एक्चुअल में क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे हम बोलते हैं, एंड सो ऑन। जहां जहां कंजर्वेटिव फोर्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस होंगे, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा। पोटेंशियल एनर्जी चेंज इसलिए होगा क्योंकि एक्सटर्नल एजेंट का वर्क कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट होगा। तो बहुत ही अच्छा लेवल पे हम आ गए हैं। फिर से एक और इंपॉर्टेंट लाइन को, यहां पे मैंने कुछ कुछ लिखा है लेकिन यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ रहा है, अब ध्यान से सुनना। ये वाला चीज जो बोला वो मैंने यहां लिखा हुआ है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिसिंग है अभी जो समझाया। तो पोटेंशियल एनर्जी का एक और डेफिनेशन मैं कोट कर रहा हूं। एक्चुअल में मैं डेफिनेशन पोटेंशियल एनर्जी का नहीं चेंज करता हूं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन कोट करता हूं। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है सर? ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अभी बताया मैंने। जब जब एक्सटर्नल एजेंट का वर्क होगा तो वर्क स्टोर्ड हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और वो एनर्जी ही पोटेंशियल एनर्जी होगा अगर स्लोली वर्क हुआ है। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज होता है, ध्यान से देना, चेंज होता है डेल्टा यू। डेल्टा यू का क्या मतलब होता है? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। बोलो मस्त वाला समझ में आया? दिस इज अनदर डेफिनेशन ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। एक्सटर्नल एजेंट का जो वर्क होगा वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के बराबर हो जाता है। कब? जब वर्क ऑलवेज स्लोली परफॉर्म किया हुआ हो, यानी कि ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द वर्क चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो रहा हो। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो को ही दुनिया बोलती है स्लोली। स्लोली का एक्चुअल मतलब क्या होता है? स्लोली का मतलब होता है कि ये दोनों फोर्सेस बराबर होंगे ईच एंड एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम। जितना mg है उतना ही फोर्स है। थोड़ा सा kx लगा तो थोड़ा सा f लगेगा। ईच एंड एवरी इंस्टेंट ये दोनों फोर्स बराबर है, तभी तो नहीं होगा वेलोसिटी में कोई चेंज, तभी तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। वेलोसिटी कांस्टेंट होगा मतलब एक्सेलरेशन जीरो होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का डेफिनेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल। तो एक्चुअल में जब भी मैं बोलूं, कभी भी क्या बोलूं कि सर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी, आई एम सेइंग वेलोसिटी दोनों, वैसे काइनेटिक एनर्जी है तो स्पीड भी चलेगा, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर होगा। वेलोसिटी भी ले लेता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वैसे फर्क नहीं पड़ता है, फिर मैग्नीट्यूड भी ले लेता हूं। और यहां से ये दोनों जब बराबर होता है वेक्टर फॉर्म में तो एक्सेलरेशन जीरो होता है। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो है। आया बात समझ में? एफ नेट जीरो है, ये दिख रहा है या नहीं? हाँ सर, एफ नेट जीरो है। तो याद रखना, जब भी कभी स्लोली वर्क होगा उसका मतलब ही होता है क्या कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है, जल्दी से बता दो वो क्या है, जल्दी से बता दो। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी बराबर है, इसका मतलब नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब जितना एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगा उतना ही कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट करेगा। अब अगर मैं यहां पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज दे दूं तुम्हें, जैसे यहां पे मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज की शुरुआत कर दी है, तो कोई भी सिस्टम है, सपोज करो जैसे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ही है, मान लो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ही है, सब टेक एन एग्जांपल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। यहां पे एक फोर्स तो इधर लग रहा है, देखो ध्यान से, एक फोर्स इधर लग रहा है, देखो ध्यान से, एफ एक्सटर्नल, हाँ, एक इधर लग रहा है एफ स्प्रिंग। देखो ये स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, ये मास ब्लॉक का एम है। सुनना ध्यान से, अगर मैं इसको थोड़ा सा डिस्टेंस x खींच के ले गया विदाउट चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, तो मैं अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम क्या लिखूंगा, बताना मुझे। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम क्या लिखूंगा मैं, बताओ। वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स प्लस वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, बोलो हाँ है ना, यही दो फोर्स काम कर रहा है, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है बताओ मुझे। सर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है। तो ऐसे सिचुएशन में ऑलवेज 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 हमेशा जो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क होगा
ध्यान से देखना, मजा दिला रहा हूं अब मैं। जो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क होगा वो निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द स्प्रिंग के बराबर होगा। सपोज करो स्प्रिंग नहीं लेता मैं, सपोज करो मैं स्प्रिंग नहीं लेके यहां पे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लेता तो निगेटिव ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक होता। सपोज करो यहां पे मैं स्प्रिंग नहीं लेके ग्रेविटी लेता तो निगेटिव ऑफ द ग्रेविटी होता। ये ग्रेविटी, ये स्प्रिंग, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये सब क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है। तो ऑलवेज ऐसे सिचुएशन में जब वर्क स्लोली हुआ है, जब वर्क स्लोली हुआ है यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो हुआ है, वैसे सिचुएशन में एक्सटर्नल एजेंट का वर्क ऑलवेज निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द स्प्रिंग या फिर वर्क डन बाय द एमजी या फिर वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये सारा का सारा जो होगा इन अनदर एग्जांपल, ये वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स भी हो सकता है माइनस का, या फिर वर्क डन बाय द ग्रेविटी का एमजी फोर्स भी हो सकता है, एटसेट्रा, ये कुछ भी हो सकता है इन अनदर सिचुएशन। और ये जितने भी फोर्सेस हैं वो सब है क्या एक्चुअल में? ये रियल में कंजर्वेटिव फोर्स है। तो ये बहुत ही बेहतरीन सा चीज फिर से सिखा दिया कि जो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क होता है उसका निगेटिव वर्क कंजर्वेटिव का होता है, क्योंकि कंजर्वेटिव हमेशा अपोजिट में लग रहा था, इसीलिए मैं अगेंस्ट वर्क करा रहा हूं। तो इन सिचुएशन में कभी भी जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता है वो एक्सटर्नल एजेंट के बराबर होता है और ये निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के बराबर होता है। दिस इंफॉर्मेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट एक्सटर्नल एजेंट के वर्क के बराबर होता है और या तो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर होता है। तो हम हमेशा क्यों निगेटिव निगेटिव खेलते रहेंगे? तो मैं इंटरेस्टेड हमेशा एक्सटर्नल एजेंट में रहता हूं और एक्सटर्नल एजेंट का वर्क कंजर्वेटिव, जैसे कि ग्रेविटी कंजर्वेटिव, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंजर्वेटिव, स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव, इनमें से कुछ भी हो सकता है, उसमें निगेटिव डालूंगा, एक्सटर्नल का वर्क निकलेगा। वो जो वर्क होगा वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो अब क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा, सर यहां ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखा था आपने, मैं इन जनरल बात कर रहा हूं, अभी मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात नहीं कर रहा था, इसीलिए मैंने नीचे पेज को ऐड किया था। अभी मैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर रहा हूं। इस दुनिया में कोई भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो एक्चुअल में क्या होगा? वो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट के बराबर होगा। तो मैं इसको और बेहतर बनाने के लिए क्या किया? चेंज लिख देता हूं मैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वर्ड यूज करता हूं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बोलो मजा आया तुम लोगों को? क्या यूज किया मैंने? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो बॉडी के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया है, डेल्टा यू, चेंज का क्या मतलब है? डेल्टा यू। ये जो चेंज आया वो क्या मतलब है? डेल्टा यू। वो किसके बराबर होगा? वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट के। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये। अब तुम लोग सही समझ पाओगे कि सर पोटेंशियल एनर्जी क्या है। फिर जब आपने चेंज के बारे में बताया और वर्क डन के बारे में बताया, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? एक्चुअल में एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कुछ होता ही नहीं है। हाँ, यस, रियल में पोटेंशियल एनर्जी वी कैन नॉट डिफाइन। वी कैन डिफाइन इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सबसे इंपॉर्टेंट बात अब मैं बता रहा हूं। तो अब बात क्या है? अब बात तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा, जब सर ने बताया है कि वी कैन डिफाइन ओनली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी कब होता है? जब कोई रेफरेंस मानते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए रेफरेंस का समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसका रेफरेंस? रेफरेंस पोजीशन इज इंपॉर्टेंट, जिसको मैंने यहां पे रेफरेंस लेवल का नाम दिया था। तो पोटेंशियल एनर्जी में अब तुम्हारा दिमाग सेट हो रहा होगा, दिस इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, ओके, दिस इज फॉर कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस, एंड the net potential energy is defined only when system had some reference level or reference point or reference coordinate system। यानी कि ये एक्चुअल में रिलेटिव पोजीशन पे डिपेंड करेगा। जब तक कोई रेफरेंस पॉइंट तुम नहीं बताओगे तब तक उससे कितना आगे कितना पीछे नहीं बता पाओगे।
तो एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है। रेफरेंस फ्रेम लिखो या पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट लिख लो या और लेवल लिख देता हूं मैं, रेफरेंस पॉइंट और लेवल पे डिपेंड करता है। इसीलिए रिलेटिव पोजीशन डिसाइड करता है कि कितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया। आई होप तुम लोग पूरा एक एक चीज समझ रहे होगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअल में हम डिफाइन नहीं करते हैं। अब अगर इफ लगाया मैंने, इफ इनिशियल रेफरेंस फ्रेम, जनरली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम इंफिनिटिव पे मानते हैं जीरो रेफरेंस फ्रेम। जैसे यहां पे ये एक लेवल है तो इसका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लेते हैं स्प्रिंग का, या हाइट जो है लेवल इसको जीरो मान लेते हैं, और ये जीरो कहीं भी मान सकते हैं। फिर से सुनो, जीरो रेफरेंस फ्रेम हमारा चॉइस है क्योंकि ये रिलेटिव पोजीशन पे डिपेंड करता है, तो जीरो कहीं पे मानो, क्वेश्चन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने क्या बोला है समझना, इफ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज कंसिडर्ड टू बी जीरो जूल, पोटेंशियल एनर्जी है जीरो जूल, देन वी कैन डिफाइन एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को अगर मैं यू का नाम दे दूं, इस सिचुएशन में इफ लगा हुआ है ध्यान रखना, तब मैं सिर्फ और सिर्फ लिख सकता हूं क्या सर, क्या 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 क्या, ये यू जो कि एक्चुअल में यू एफ माइनस यू आई ही है, और ये मैं लिख देता हूं वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। लेकिन याद रखना कि ये कंडीशनल ट्रू है, यदि ये माना गया है सिस्टम के पास कि इनिशियल रेफरेंस जो है वो कितना है, जल्दी से बताओ, जीरो है, तभी ये गेम हुआ है। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो अगर जीरो है तभी तुम पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी वर्ड बोल देते हो, लेकिन रियल में ये नहीं डिफाइंड है। डिफाइंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क पोटेंशियल एनर्जी में चेंज लाता है, और अगर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को जीरो लेवल पे रख रखे हो तुम, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट के बराबर होगा। इट मींस वी कैन नॉट डिफाइन एग्जैक्ट पोटेंशियल एनर्जी, वी कैन डिफाइन इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। आया समझ में? तो इन सब को अब मैं समराइज करके लिखा तुम्हारे लिए, देखना मजा आएगा अब तुम्हें। तो इसको नीचे ही कर देता हूं फिर तुम्हें। हाँ देखो मैंने लिखा हुआ है यहां पे तुम्हारे लिए, द एनर्जी विच अ बॉडी हैज बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि बॉडी का पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन के चेंज करने के लिए, और बहुत इंपॉर्टेंट बात, इन अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। तो कंजर्वेटिव फोर्स पे ही होगा, बॉडी का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेगा तो एक एनर्जी आता है कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। इट इज अ रिलेटिव क्वांटिटी, अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, इट इज अ रिलेटिव क्वांटिटी। व्हाई इट इज रिलेटिव? क्योंकि रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड कर रहा है, जीरो तुम कहीं भी मान लोगे, किसी रेफरेंस से कितना आगे कितना पीछे है। इस रिलेटिव क्वांटिटी को थोड़ा और इलेबोरेट करूंगा अभी, लेकिन समझ में आ गया ना कि हमें पोजीशन डिफाइन करना पड़ेगा, और ये दो टर्म एक्सप्लेन होगा नेक्स्ट क्लास में, ऑल्दो अभी लिख रहा हूं बस। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, ये तो पता है, एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के लिए तो डिफाइंड है, और पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में ना एक रिलेशन है। क्या है रिलेशन वो देखो, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, ध्यान देना यहां पे क्या लिख रहा हूं मैं, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड जो होता है, ध्यान रखना यहां पे, ये क्या हो गया भैया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया भैया, ये क्या हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया। अब सही है? हाँ ठीक है। अब देखो ध्यान से यहां पे, तो यहां पे ये जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा चीज मैं लिख रहा हूं उसको जरा समझने की कोशिश करना बच्चों, कि पोटेंशियल एनर्जी और ये जो है कंजर्वेटिव फोर्स, इसमें एक रिलेशन है। ये जो फोर्स होता है ये होता है माइनस ऑफ डेल यू बाय डेल एक्स आई कैप, माइनस ऑफ डेल यू बाय डेल वाई जे कैप, माइनस ऑफ डेल यू बाय डेल जेड के कैप। इसको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे डिटेल में, बस मैं यहां पे लिख रहा हूं कि ये बहुत काम का रिजल्ट है। इस पे क्वेश्चंस नीट में, जेईई मेन में भर भर के आया हुआ है पास्ट में, इसीलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बात आ रहा है समझ में दोस्तों?
एकदम मजेदार, कोई दिक्कत की बात नहीं है? नहीं सर। और अगर फोर्स जो है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वेरी करता है, अगर फोर्स एक्स वाई और जेड का फंक्शन है, अगर पोटेंशियल एनर्जी एक्स वाई जेड का फंक्शन है, तो ऐसे केस में फोर्स एक्स डायरेक्शन का ये है, वाई डायरेक्शन का ये है, जेड डायरेक्शन का ये है। लेकिन अगर वो एक ही डायमेंशन में हो तो ये डेल जो लिखा है कर्ली डी, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है जो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, अभी यहां नहीं फंस रहे हैं अपन, अभी पोटेंशियल एनर्जी का ये अगला चीज है। तो यहां पे अगर ऐसा है तो फोर्स को मैं माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स भी लिख देता हूं, आई कैप लिखने की जरूरत नहीं है, कंफर्म है कि ये एक्स डायरेक्शन में। एक और महत्वपूर्ण रिजल्ट यहां से निकलता है कि कभी भी अगर डेल यू निकालना है तो हमें एफ डी एक्स के आगे माइनस लगा देना पड़ेगा। दिस इज अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो ये चीज मैं यूज करूंगा सबको, लेकिन एक एक करके धीरे धीरे, तो ये भी यूज होगा। अगर एक सिंगल डायरेक्शन में फोर्स वेरी कर रहा है तो ये डेल जो लिखा है कर्ली डी, ये कन्वर्ट हो जाता है डी में, और ये डी यू बाई डी एक्स हो जाता है। तो डी यू होगा एफ डी एक्स, डी यू का इंटीग्रेशन होगा माइनस ऑफ एफ डी एक्स। बोलो मजा आया? अच्छा लगा? जबरदस्त। हाँ, नाउ द पॉइंट इज, अब हमें क्या सर क्या 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 समझ में आना है कि हमें समझ में आ गया ये वाला फोर्स है, ये है, ये है, सब कुछ क्लियर समझ में आया, पोटेंशियल एनर्जी आया, तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी निकालना समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एक एग्जाम्पल कोट करता हूं अभी तुरंत, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करते हैं। तो जैसे मान लो कि ये रॉड है, यहां पे समझो ये रॉड है, मान लो ये रॉड है, इसके अंदर कितना एनर्जी, अगर इसका लेंथ एल है, वो हम निकालना चाहते हैं। यानी कि सपोज करो कि मेरे पास एक एल लेंथ का रॉड है, ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये रहा एल लेंथ का रॉड, इसको थोड़ा सा और थिकनेस बढ़ा देता हूं मैं, ओके, कलर भी ऐसा ही रख देता हूं, ऐसा ही रख दूं क्या? चलो, ये एल लेंथ का रॉड है मान लो, तो इसमें मुझे निकालना है कि कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। तो सबसे पहले हमें इसके लिए एक रेफरेंस लेवल लेना पड़ेगा, ठीक है बेटा? एक एक चीज समझते चलो। हमने क्या किया? एक रेफरेंस लेवल लिया। क्या लिया? रेफरेंस लेवल, जिसको हमने नाम दिया जीरो पोटेंशियल फ्रेम। ये जीरो पोटेंशियल का रेफरेंस लेवल है। देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सब बोलता जा रहा हूं, समझ में आएगा और मजा भी तुम्हें जबरदस्त आने वाला है। यहां से एक एक चीज समझते हुए चलना। अब अगर रेफरेंस लेवल डिसाइड हो गया है और इसका मास सपोज करो m है और सपोज करो लेंथ टोटल l है, तो ये सिस्टम कैसे बना होगा? सोचो, इसका जो छोटा छोटा मास होगा उसको ग्रेविटी के अगेंस्ट तुम उठा के लाके यहां रखे होगे, यहां रखे होगे, यहां रखे होगे, स्लोली रखते रखते गए होगे, तभी ये सिस्टम बना होगा। ये सिस्टम कैसे बना होगा कि एक छोटा सा मास हमने उठा के रखा यहाँ पे, फिर रखा, 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 ऐसे रखा। तो मेरे जैसे एक्सटर्नल एजेंट को कितना वर्क करना पड़ा इस पूरे सिस्टम को बनाने में, तो वो जरा सा देखो। तो ऐसे सिचुएशन में ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, इसको दुनिया बोलती है कंटिन्यूअस सिस्टम। क्या बोलती है दुनिया बेटा? कंटिन्यूअस सिस्टम। क्या बोलती है दुनिया बेटा? कंटिन्यूअस सिस्टम। क्या बोलती है दुनिया बेटा? कंटिन्यूअस सिस्टम। तो जब भी ऐसा कंटिन्यूअस सिस्टम होता है तो इसमें अभी जो मैंने पढ़ाया है तुम्हें कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगा U फाइनल माइनस U इनिशियल, वो एक्चुअल में वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट के बराबर होगा, या फिर वर्क डन बाय द ग्रेविटी का फोर्स जो यहां पे है उसका निगेटिव के बराबर होगा। क्योंकि जब मैं एक छोटा सा मास लेके यहां पे आया हूंगा तो ग्रेविटी के अगेंस्ट ही ला रहा हूं मैं, ग्रेविटी नीचे खींच रही है, उसके अगेंस्ट मेरे जैसा एक्सटर्नल एजेंट सिस्टम को बना रहा है। अब मैंने अगर इनिशियल रेफरेंस फ्रेम को, यहां पे है ये रेफरेंस लेवल, जिसको कि मैं लिख देता हूं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का लेवल है, ये 0 जूल वाला पोटेंशियल एनर्जी का लेवल मैंने मान लिया। अगर इनिशियल एनर्जी 0 है तो मैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल दूंगा इसका, जो किसके बराबर होगा? वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट के बराबर होगा, और यहां पे या माइनस ऑफ वर्क डन बाय द ग्रेविटी के बराबर होगा। देखो कितना क्लियरिटी अब आ रहा है फिजिक्स में। अब ये कैसे निकलेगा? ये कंटिन्यूअस सिस्टम है, इसीलिए वेरिएबल मास सिस्टम है ये। जब ऐसे वेरिएबल मास सिस्टम हो तब हमें किसी x डिस्टेंस पे एक dx विड्थ का एलिमेंट लेना पड़ता है।
यहां पे dx विड्थ का हमने एलिमेंट ले लिया। इस dx विड्थ का जो मास है हमें वो दिखना पड़ता है कितना, dm, एक छोटा सा मास। अब ये dm कैसे लिखेंगे वो समझने की कोशिश करते हैं। मैंने तुम्हें बताया था ये पूरा का पूरा लेंथ का लैम्डा है। लैम्डा होता है लीनियर मास डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ। यस, तो ये dm क्या होता है, ये होता है लैम्डा इंटू dx। ये कैसे लिखा सर आपने, क्योंकि जैसे मैं लिखा m/l वैसे ये बड़ा मास बड़ा लेंथ, तो छोटा मास और छोटा लेंथ भी लिखा जाता है। तो जब मैं dm लिखूं तो क्या लिखूंगा, लैम्डा इंटू dx, यहां से लिखा मैंने। और लैम्डा इस क्वेश्चन का पता है हमें कि टोटल मास m है, लेंथ l है, तो मैं इसको लिख सकता हूं, क्या बताऊं मुझे, m/l इंटू dx। अब ये क्या है वो समझने की कोशिश करना, ये सिर्फ मास है। लेकिन अगर इस छोटे से मास को इस लेवल से यहां तक मैं लाया हूंगा, इस छोटे में से मास में नीचे हर एक जगह लग रहा होगा mg, हाँ dmg लग रहा होगा। हाँ, इस फोर्स के अगेंस्ट मैंने h हाइट तक लाया, फोर्स नीचे लग रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो ग्रेविटी का जो वर्क होगा वो निगेटिव में होगा। लेकिन मेरा वर्क कैसा है, मैं तो इस मास को, इस छुटकी से मास को, मान लो एक छोटा सा dm मास को मैं यहां से उठाना शुरू किया, तो ये dm मास के नीचे नीचे लग रहा होगा dmg, हाँ, मास इंटू जी, फोर्स नीचे डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो mg का वर्क तो निगेटिव में है। लेकिन मेरा जैसा एक्सटर्नल एजेंट इसको ले जाके यहां तक लाया होगा, बोलो हाँ है ना। तो mg का जो वर्क है वो नीचे है मेरे भाई, तो नीचे है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है ऊपर, तो 180 डिग्री का एंगल है। तो इसका अगर तुम वर्क लिखने में इंटरेस्टेड हो तो तुम क्या लिखोगे जरा देखना, ये माइनस फॉर्मूले का है और mg और इसके बीच का एंगल 180 डिग्री है, तो माइनस dm इंटू जी लिखोगे। देखो मजा आया क्या। और x तक ले गए हो तो x तक लिखोगे, कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर। लेकिन अगर मैं एक्सटर्नल एजेंट में इंटरेस्टेड हूं तो क्या होगा, एक्सटर्नल एजेंट मैं हूं, मैंने इस मास के ऊपर फोर्स ऊपर लगाया और इसको स्लोली लेके गया कहां तक, x डिस्टेंस तक, तो मेरा फोर्स भी ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है। मैंने कितना फोर्स लगाया, क्योंकि मैंने बताया था कि ये तब ही डिफाइंड है पोटेंशियल एनर्जी जब तुम काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं लाते हो, यानी कि सारा कंसर्न है स्लोली। तो जब मैं स्लोली ले जा रहा हूं इसको खींच के ऊपर, तो जितना फोर्स नीचे लगा उतना ही फोर्स ऊपर लगा रहा था, तो ये दोनों ईच एंड एवरी इंस्टेंट बराबर है, तो फोर्स भी ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, तो वर्क कितना हो जाएगा, फोर्स कितना है, मेरे बराबर फोर्स है ये। तो यहां पे देखो जल्दी से, ऊपर लगेगा dmg नाम का फोर्स, क्योंकि मैं चेंज इन काइनेटिक जीरो लगा रखा हूं, तो जितना ग्रेविटी का फोर्स है उतना ही एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स है, बट एक्सटर्नल एजेंट ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, इसीलिए एक्सटर्नल एजेंट का वर्क अगर लिखोगे तुम तो तुम्हें dm इंटू जी लिखना पड़ेगा, और यहां पे इंटू क्या लिखना पड़ेगा, जो भी हाइट ले गया x। देखो दोनों बराबर है, ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो गया। और क्योंकि ये छोटे सा du लिखना पड़ेगा, क्योंकि छोटे से मास का पोटेंशियल एनर्जी है। बड़ा ही प्यार से एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूं मैं तुम्हारे दिमाग में। तो अब हमें समझ आया कि हमें एक्चुअल में 0 से लेके L तक ले जाना पड़ेगा, तभी ये छोटा 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 मास को मैं सेट करता जा रहा हूं। यहां पे ये बड़ा लाइन इसलिए ड्रॉ कर रहा हूं ताकि तुम्हें समझ में आए। यहां पे छोटा छोटा मास को सेट करता जा रहा हूं, सेट करता जा रहा हूं, सेट करता जा रहा हूं, तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा एक कॉन्फ़िगरेशन, एक सिस्टम तैयार हो जाएगा, ये रॉड वाला सिस्टम। तो वेरिएबल क्या है सर, dm का वैल्यू उठाओ यहां से, m/l इंटू dx लिखो dm का वैल्यू m/l इंटू dx, और ये g भी बाहर है और dx तो बचा हुआ है और x, तो इसको लिख देता हूं मैं dx x dx। कोई दिक्कत तो नहीं हुआ, बताओ मुझे। dm का वैल्यू उठाया यहां से, m/l इंटू dx लिख दिया, देखो m/l इंटू dx सब प्रोडक्ट में है, g ग्रेविटेशनल है, बहुत ज्यादा हाइट नहीं है, ऑल्दो हाइट पे g चेंज होता है, लेकिन हाइट पे g घटता है, लेकिन हमारे लेवल में ये 2 4 10 20 50 100 मीटर में होता है, तो हम इसको कांस्टेंट मानते हैं, बहुत स्लाइटली चेंज हो पाएगा, क्योंकि अर्थ का जो रेडियस है वो 6400 किलोमीटर है। 64 पे 2 जीरो पे और 3 जीरो बिठा दो, उतना मीटर,
उसके रेस्पेक्ट में ये हाइट इतना छोटा है कि चेंजेस हमें समझ नहीं आता है, नेग्लिजिबल होता है, इसीलिए हम कांस्टेंट मानते हैं। तो अब अगर मुझे टोटल वर्क डन निकालना है तो 0 से लेके कहां तक जाना पड़ेगा, हमें L तक जाना पड़ेगा। और मैंने बताया था अभी तुरंत, जब तुम 0 पे हो तो पोटेंशियल एनर्जी का भी रेफरेंस 0 ही है, तो ये 0 ही है। और जब L तक गए तो टोटल फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को तुमने U नाम दे दिया। इसीलिए हम यहां से एक बेहतरीन चीज समझ रहे हैं, U इज इक्वल टू mg/L और इंटू x dx का फॉर्मूला लगेगा। x का पावर 1 है तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है x का पावर 1 + 1/1 + 1, तो ये हो जाएगा 1 + 1 2/2। और जब इसको 0 से L तक ले जाएंगे तो ये 2 बाहर आ जाएगा, देखते चलो मजा आएगा अब तुम्हें। तो ये हो जाएगा mg और ये कांस्टेंट 2 बाहर हो जाएगा, L इधर, और ये हो जाएगा L का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो 0 ही हो गया। तो ये हो जाएगा L² L और L खत्म हो जाएगा, ये हो गया mgL/2। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि एक्चुअल जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, अगर कोई L लेंथ का ऐसा है कंटिन्यूअस मास सिस्टम, उसका पोटेंशियल एनर्जी mgL/2 होता है। और अब तुम्हें मैं बना रहा हूं AA आर्मी। AA आर्मी बनने के लिए तैयार हो? जल्दी से बता दो। यस सर, हम तो AA आर्मी बन ही जाते हैं हमेशा। अब क्वेश्चन में इतना इंटीग्रेशन नहीं करना है, ये फील दिलाने के लिए तुम्हें मैं समझाता हूं कि आखिर ये mgL/2 का मीनिंग है कि नहीं, बताओ। मजा आ रहा है ना समझ के? और ये जो मैंने चीज देखा, इसको मैं अब इन जनरल कॉन्सेप्चुअली तुमको सेट करता हूं कि कोई भी अगर कंटिन्यूअस मास सिस्टम है तो अगर 0 रेफरेंस से ऊपर है तो वो पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करता है। अगर 0 रेफरेंस से नीचे होता तो निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करता, और 0 रेफरेंस पे ही सोया रहता तो 0 ही होता। हाँ सर, अगर कोई कंटिन्यूअस मास सिस्टम है, जैसे कि ये रॉड था, जैसे कि ये वाला, ये मान लो एक सॉलिड है, ऑल्दो ये तो हॉलो दिखेगा तुम्हें, लेकिन ये सॉलिड है, ऐसा है, कंटिन्यूअस मास है, सब जगह मास डेंसिटी बराबर है। जैसे मान लो सपोज करो कि ये वाला है, ये है, ये सपोज करो स्फीयर है, कंटिन्यूअस मास सिस्टम है, सब जगह एकदम यूनिफॉर्म मास डेंसिटी है, हॉलो हो या सॉलिड हो। जब ऐसे सिस्टम की मैं बात करता हूं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड तुम्हें समझाऊंगा मैं अब, ध्यान से मेरा बात सुनना, कि ये इसके सेंटर ऑफ मास पे डिपेंड करेगा। ये L लेंथ का रॉड का सेंटर ऑफ मास होगा L/2। एक्चुअल कॉन्सेप्ट्स की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं तुमको लेके, और कॉन्सेप्ट्स क्या है वो जरा सा समझने की कोशिश करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करेगा। तो अगर ये रेफरेंस फ्रेम है, सपोज करो 0 रेफरेंस फ्रेम है, क्या है ये 0 रेफरेंस फ्रेम, क्या है ये 0 रेफरेंस फ्रेम। तो 0 रेफरेंस फ्रेम के ऊपर अगर सिस्टम है तो पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर होगा, और 0 रेफरेंस से नीचे है तो निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होगा। ये 2 चीज क्लियर हुआ तुम्हें? अब एक और चीज, अगर कोई कंटिन्यूअस मास सिस्टम है, फॉर एग्जाम्पल दिस रॉड, कलर चेंज करो, फॉर एग्जाम्पल दिस रॉड, अब इस रॉड का अगर लेंथ L है सपोज करो, मास M है सपोज करो, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, ऑल्दो चैप्टर सेंटर ऑफ मास अभी नहीं हुआ, वरीड मत हो मैं, इसीलिए ये जो सिस्टम है ये ज्योमेट्रिकली एक जो सिमेट्रिकल सिस्टम है, इसका मास सब जगह बराबर है, स्फीयर है, सब जगह कांस्टेंट है। बात समझ में आ रही है? इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल सिस्टम। अगर सिमेट्री है बॉडी के अंदर तो इसका पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, इसका सेंटर ऑफ मास का हाइट लेना है यहां से। तो ये सेंटर ऑफ मास का हाइट लोगे तो कितना आ जाएगा जल्दी बताओ? L/2। बोलो मस्ती भरा गेम है। और इसका मास है M, तो एक्चुअल में यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा इस 1 नंबर वाले टर्म का, वो कितना होगा जल्दी से बताओ? वो हो जाएगा mg इंटू L/2, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है mg इंटू पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट। तो ये देखो, ये अब तुम्हें डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है, mg इंटू L/2। बोलो मजा आया? अगर यही सिस्टम दूसरे सिचुएशन में सपोज करो नीचे की तरफ है, सेकेंड सिचुएशन, सेम सिस्टम है, सेम लेंथ है, यहां से उठा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी,
और इसको यहां पे ले आओ। इस सिचुएशन में क्या होगा सर, क्योंकि जीरो रेफरेंस से नीचे है, सेम कहानी है सर, मास m है सर, लेंथ l है सर, इसका सेंटर ऑफ मास ये है जो यहां से कितनी दूरी पे है, l/2 पे है। तो इस सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, क्योंकि रेफरेंस फ्रेम मैंने जीरो ले रखा है, ये जीरो रेफरेंस से नीचे है, तो ये हो जाएगा -mg इंटू पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम दिस रेफरेंस पॉइंट, हो जाएगा l/2। देखो इसका भी पोटेंशियल एनर्जी -mgl/2 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माइनस और प्लस, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी हो रहा है, नेगेटिव भी हो रहा है। और यही चीज अगर मैं यहां पे रख देता, देखो सपोज समझना, इस जगह पे रख देता ऐसा, सेम लेंथ को कलर चेंज करके अभी फिर से दे देता हूं मैं, वही लेंथ है, लेंथ अभी भी l ही है, मास अभी भी m ही है, और यहां पे थर्ड सिचुएशन क्रिएट किया मैंने, तो मास और लेंथ से फर्क नहीं पड़ेगा, इसका कोई पोजीशन ही नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। तो इस सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा मेरे भाई, वो कितना होगा जल्दी से बताओ सर, जीरो पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव एंड मे बी जीरो, ये तीनों हो सकता है। इसीलिए जीरो रेफरेंस कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वो तुम्हें अब बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब तुम एक और चीज समझ सकते हो, इस दुनिया में कोई भी कंटिन्यूअस सिस्टम है वो भी इसी तरीके से होगा। बात समझ में आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, नॉट ओनली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ऑल काइंड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये जो होता है वो क्या होता है, मे बी जल्दी से बताओ पॉजिटिव, मे बी पॉजिटिव, निगेटिव लिख देता हूं पहले, मे बी निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न था जो तुम्हारे दिमाग में सेट होना चाहिए। ऑल काइंड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो हो सकता है। नेक्स्ट अनदर कॉन्सेप्ट, अब सेंटर ऑफ मास तो बहुत सारी चीज का हो सकता है ना सर, रॉड का ही थोड़ी हो सकता है। सपोज करो वी हैव अ रेफरेंस फ्रेम, सपोज करो वी हैव अ रेफरेंस फ्रेम, दिस इज द रेफरेंस फ्रेम, मैंने बना दिया रेफरेंस फ्रेम, और इसके ऊपर कोई भी एक ज्योमेट्रिकल शेप वाला बॉडी ले सकता हूं। फॉर एग्जांपल मैं एक स्फीयर ले सकता हूं, है ना, हाँ सर, बहुत बढ़िया। एक रिंग ले सकता हूं, रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग, थोड़ा कठिन होगा मुझे यहां पे बनाना, लेकिन फिर भी मैं बना दूंगा। दिस इज सेमी सर्कुलर रिंग, और नीचे वाले पोर्शन को मैं हटा दे रहा हूं ब्लैक करके। दिस इज सेमी सर्कुलर रिंग। देखना फिजिक्स कितना इंटरेस्टिंग चल रहा है अब। या फिर हॉलो स्फीयर ही ले सकता हूं, सपोज करो मैंने सॉलिड स्फीयर ले लिया हो, सॉलिड स्फीयर। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि बताओ ये जो सॉलिड स्फीयर है इसका एनर्जी कितना है, मैंने ये पूछा तुमसे। इसके अंदर मास कितना है तुम पूछोगे मुझसे, मैंने बोला मास तुम्हारा m है। फिर तुमने मुझसे पूछा कि सर मास तो आपने m बता दिया, बढ़िया लगा, मुझे भी अच्छा लगा सुनने में। अब ये बताइए सर कि मास m है तो इसका रेडियस क्या है, तो मैंने बोला इसका मास m है और रेडियस r है, और ये क्या है, हॉलो या सॉलिड, जो भी मन करे मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जीरो रेफरेंस से कितना हाइट पे है इसका सेंटर ऑफ मास, वो बताइए सर आप। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो जीरो रेफरेंस से r हाइट पे है। इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, जीरो से ऊपर है तो सीधा तुम लिखोगे mg इंटू r। बोलो मजा आया, मजा आया। लेकिन सपोज करो कोई एक चेन है, चेन जिसको मैं यहां पे यहां से यहां तक रख रखा हूं या पूरा इसके ऊपर रख रखा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों का आंसर सेम ही आता है, समझ रहे हो। जैसे सपोज करो इसके ऊपर मैंने एक चेन हैंग कर दिया, चेन, ये भी एक कंटिन्यूअस मास है, इसका मास m है, देख रहे हो। अब तुमसे मैंने पूछा ये मास m है टोटल, और टोटल लेंथ तुम निकालो, मैं नहीं निकाल रहा, लेकिन तुम्हें यह बात कंफर्म है कि इसका रेडियस जो है वो कितना है, r है, और इसका मास m है, तो लेंथ कुछ भी होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सेमी सर्कल के ऊपर है। तो ये जीरो रेफरेंस ऊपर है तो इसका भी कुछ क्या होगा, जल्दी से बताओ, पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका तुम्हें देखना है सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा। इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होता है पता है तुम लोगों को, ये बताऊंगा मैं तुम्हें, टेंशन की बात नहीं है। ये होता है 2r/π। तो इसका ध्यान रखना, ये होता है 2r/π। तो ये होगा mg
इंटू 2r/π। ये 2r/π क्या है जल्दी बताओ? ये पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम है। तो देखो इसका पोटेंशियल एनर्जी ऊपर है इसलिए पॉजिटिव लिख दिया, यानी कि डायरेक्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास से खेलना सिखा रहा हूं मैं तुम्हें। और ऐसे ही सपोज करो कि कोई लेंथ है, चेन है मान लो, जिसका कि मान लो यहां पे ऐसा है, सपोज करो ऐसा है और नीचे ऐसे हैंग हो रखा है। ये टोटल लेंथ जो है चेन का वो L है, जिसमें कि ऊपर का नीचे का जो पार्ट है वो L/2 है। टोटल मास जो है m है। बताओ इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना है? क्वेश्चन ये है मेरा, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो ऊपर वाला सिस्टम का तो पोटेंशियल एनर्जी, इसका पोटेंशियल एनर्जी मैं ऊपर लिखता हूं, नीचे डायग्राम है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी के लिए इसका पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है, प्लस इसका पोटेंशियल एनर्जी लिखना पड़ेगा। तो नीचे वाले का जब तुम पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे तो नीचे वाले का सेंटर ऑफ मास ढूंढो। अब ये क्योंकि कंटिन्यूअस मास होता है चेन में, तो डिस्टेंस L/2 है, तो इसका जो पोजीशन है वो कितना हो जाएगा सेंटर ऑफ मास का? यहां से L/4 हो जाएगा। और इसका मास कितना होगा? देखो टोटल मास m है तो इसका मास m/2 होगा। तो याद रखना जो पोर्शन हैंग्ड है उसका जो मास है वो लेना है, उस मास का जो सेंटर ऑफ मास है वो लेना है और g लेना है। अब क्योंकि ये 0 रेफरेंस से नीचे है तो डायरेक्ट मैं लिखूंगा माइनस, इसका मास को मैं लिखूंगा m/2, ये हो गया m, ये हो गया g, और यहां पे मैं लिखूंगा इसका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होगा वो क्या होगा वो बताओ? L/4, तो मैं लिखूंगा L/4। क्या सारा कहानी समझ आया तुम्हें? क्या ये बात क्रिस्टल क्लियर तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि सर इसका पोटेंशियल एनर्जी तो मजेदार तरीके से हमें बता दिया आपने, नीचे है तो ये हो गया माइनस mgL/8। डायरेक्ट क्वेश्चन नीट में आता है ये वाला। अब मैंने तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी का आज बेहतरीन कॉन्सेप्ट सिखाया है। अब रियल चीज आया जिसका हमें इंतजार था कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी इतना सीखे हैं इसको यूज कहां कर रहे हैं सर? इसको हम यूज कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को मैं बोलता हूं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। और ये प्रिंसिपल बोलता है कि इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंडीशन पे ट्रू है। बच्चा जब भी मैं बोलता हूं मैकेनिकल एनर्जी, बच्चा आंख बंद करके रट्टा मार रखा होता है दिस इज सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। मजा आया हमें। लेकिन जब मैंने कंजर्वेशन वर्ड यूज करा तो तुरंत से बच्चा क्या बोल देता है मुझे कि सर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल होगा यही पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल के बराबर होता है। यह अधूरा है। और जब ऐसा बोलते हो तो इवन ये गलत है, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी का मतलब सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये इनिशियल और फाइनल के बराबर तब होता है जब कोई लॉस एनर्जी का कहीं नहीं हुआ हो, तभी तो टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगा। और जब कोई लॉस नहीं हुआ हो तो लॉस कौन कराता है? ये अभी बताया था तुम्हें लास्ट क्लास में कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट करके एनर्जी का लॉस करा देता है। तो हमारे को यह समझ में आया कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एक्चुअल वर्क होना ही नहीं चाहिए, अदरवाइज लॉस हो जाएगा और ये फ्लॉप हो जाएगा। देखो ना खुद ही फिजिक्स कितना आसान है यार। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी खुद बोल रहा है कि भैया मैं कंडीशनल ट्रू हूं। पहला कंडीशन है कि इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द सिस्टम, ओनली कंजर्वेटिव एक्ट करे तो मजा आ जाएगा। ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द सिस्टम, या तो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स का ही वर्क डन हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा कंडीशन है इफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द सिस्टम देन द वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मस्ट बी जीरो। नॉन कंजर्वेटिव ऑफ वर्क डन जीरो होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन जब तक ट्रू नहीं है तब तक यहां ये वाला चीज वैलिड नहीं है।
तो ये जो तुम बोलते हो सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल, ये तब होता है जब सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहा हो, लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स, सिर्फ यही इन्हीं 3-4 में से एक्ट कर रहा हो, तभी ये चीज चलता है। और अगर लग भी रहा हो मान लो फ्रिक्शन या हिंज फोर्स या कोई भी एयर रेसिस्टेंस, तो उसका वर्क 0 होना चाहिए। अगर ये दोनों सेटिस्फाइड नहीं किया तो ये चलेगा ही नहीं। इसीलिए मैं बोलता हूं ये जो है ये बहुत ही पावरफुल है, एडवांस है, अच्छा है, सुंदर है, बट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इसके साथ कि ये कंडीशनल ट्रू है, ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट नहीं है कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल। दिस इज नॉट यूनिवर्सल स्टेटमेंट। हमेशा याद रखना है ये तब वैलिड है जब सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहा हो, एंड इफ वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स 0 हो, तभी तुम ये लाइन लिख सकते हो, अदरवाइज ये लाइन कभी नहीं लिख सकते तुम। ये बहुत ही पावरफुल टूल है जिसको कि हम यूज करेंगे क्वेश्चंस में और मजा ले लेंगे, और इसको थोड़ा और इलिबरेट करूंगा मैं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो है ये निगेटिव, पॉजिटिव और 0 तीनों हो सकता है, बट काइनेटिक एनर्जी ओनली पॉजिटिव हो सकता है। तो इसका सम पॉजिटिव, निगेटिव, 0 तीनों हो सकता है। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, ये निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। याद रखना है ये लाइन। इसको और इलिबरेट करूंगा मैं, और मैं बताऊंगा तुम्हें कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी में से फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को घटा दो, इसको बोलते हैं लॉस, या फिर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में से इनिशियल को घटा दो। तो फाइनल ज्यादा था, इनिशियल कम था, इसका मतलब गेन इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में फाइनल को घटाओगे तो निगेटिव आ गया, तो ये लॉस हो जाएगा। इसको मैं एलिबरेट करूंगा, वेट, बस मैं लिख रहा हूं कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो गेन इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। मैं इसको प्रूफ करूंगा, जस्ट वेट। और इसका रिवर्स, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। लेकिन ये चीज मैं नेक्स्ट क्लास में पूरा प्रूफ करके इसके ऊपर क्वेश्चंस वगैरह बनाऊंगा। तो आज ऐसे ही दिमाग लगाने के लिए 1-2 क्वेश्चन दे देता हूं, थोड़ा ट्राई मारना। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल को, नहीं होगा टेंशन मत लेना, थोड़ा ट्राई मारना। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल को नहीं होना छोड़ देना, थोड़ा ट्राई मारना। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल को नहीं होगा छोड़ देना। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया है, एक और मान लो 4, इसमें भी MECP ट्राई करना, नहीं होगा छोड़ देना। तो अब इसके ऊपर धुआं होगा और फिर स्टार्ट करेंगे इसी का एप्लीकेशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। लेकिन अब मैकेनिकल एनर्जी के ऊपर 5-10 क्वेश्चन पहले सॉल्व करेंगे, राइट? और फिर वर्टिकल सर्कुलर मोशन नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। तो अगले क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे क्या, थोड़ा सा कौन सा चीज, अभी 4 क्लास और लूंगा मैं इस पे, ठीक है? कोई टेंशन मत लो, आराम से करेंगे, लेकिन सैटरडे संडे भी दे देंगे, हो जाएगा कवर अच्छे से। चलिए, तो ये सारा क्वेश्चन ढेर सारा रखे हुए हैं। अपन नया बैच को, इंडिया का एक ऐसा बैच बना देंगे जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, जेईई मेन और नीट में 100% स्कोर करने के लिए सफिशिएंट होगा। तो आप लोग इसे शेयर कीजिए, और अगर वैल्यू ऐड कर रहा है तो जरूर सब्सक्राइब करके जाइए और उन बच्चों तक पहुंचाइए जिनको इनकी सख्त आवश्यकता है। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चे वालों, मिलेंगे एक और सेशन में कल सुबह 8:30 AM। तब तक के लिए बाय।